हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था। दोस्तों, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 1920 से लेकर के 1950s के बीच की, यानी कि उस समय पे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं थी और एक बहुत बड़ा डिबेट इस बात की थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन्स हैं। और उस समय कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये जो तीनों कैंडिडेट थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, इनके बीच में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डिबेट थी साइंटिफिक कम्युनिटी में कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के द्वारा इस चीज को एस्टेब्लिश करने की एक कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, किंतु साइंटिफिक कम्युनिटी ने फिर भी इस चीज पर पूरी तरह 100% बिलीव नहीं किया कि डीएनए ही वो कैंडिडेट है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस समय की जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स थी, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी, वो 100% रिलायबल नहीं थी। क्योंकि उस समय तक साइंस हमारी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस पर बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी रेज किए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ओसवाल्ड एवरी और उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये डीएनए ही है। किंतु इस सबके बावजूद भी अभी साइंटिफिक कम्युनिटी 100% कन्विंस दोस्तों नहीं थी। तो दोस्तों 1930 से लेकर के 40s के बीच में हर्शी एंड चेज ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इनका जो आउटकम आया 1952 में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जिसको कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो इन्होंने जो प्रूफ दिया वो 100% रिलायबल था। उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरह से ये बिलीव करने लगी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है दोस्तों, डीएनए ही है। तो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को दोस्तों हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो हर्शी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है ये आप लोगों के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाएगा और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये 100% रिलायबल इस चीज का प्रूफ है कि जेनेटिक मटेरियल दोस्तों केवल डीएनए है, ना वो आरएनए है, ना वो प्रोटीन्स है। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ट्रांसडक्शन का पर्पस क्या है, या ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या है, ट्रांसडक्शन कहते किसको है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि बैक्टीरिया में 3 तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। या तो किसी बैक्टीरियम के अंदर नेकेड डीएनए इंसर्ट कर जाए, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, याद रखिएगा मैं ट्रांसडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था दोस्तों, उसमें किसी बैक्टीरियम में यदि कोई बाहर से सोल्यूशन में से कोई नेकेड डीएनए जब एंटर कर जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या है दोस्तों, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, वायरस की मैं बात कर रहा हूं, जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनिमल वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरसेस प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम से छोटे होने की वजह से वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। किसी भी लिविंग होस्ट के बाद ये कंप्लीटली डेड होते हैं और इनको अपनी कोई भी लिविंग प्रॉपर्टी जो शो करनी है वो केवल और केवल किसी होस्ट सेल के अंदर कर सकते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर। तो बैक्टीरिया भी इनका कभी कभी लिविंग होस्ट बन जाता है और ऐसे वायरसेस को दोस्तों हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। ये जो दोस्तों बैक्टीरियोफाजेस हैं ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां अपना मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वायरसेस जो हैं दे आर सपोज टू बी अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये कोई बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनके अंदर कोई बहुत हाई डिग्री का मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता हो। तो जो वायरसेस होते हैं उनकी एकमात्र जो लिविंग प्रॉपर्टी है दोस्तों वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि केवल ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन ये लिविंग होस्ट के अंदर करेंगे और ऐसे वायरसेस जो अपना मल्टीप्लिकेशन किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर करते हैं उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजेस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरियोफाजेस क्या है दोस्तों, वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये जो वायरसेस हैं जब एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये उसके डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, क्योंकि जब वो दूसरे बैक्टीरियम के अंदर जाएंगे तो ये डीएनए को ट्रांसफर भी कर सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सा समझ लीजिए कि ट्रांसडक्शन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन करके बताऊं आपको। यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हो, फॉरेन डीएनए का मतलब जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए ना हो, कहीं दूसरा डीएनए हो, उस डीएनए को यदि हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कराएं विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरियोफाज, तो इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। एक बार फिर समझ लीजिए, इट इज द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए इनटू अ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ अ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन।
तो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, और जो बैक्टीरियम उन्होंने लिया दोस्तों उसका क्या नाम था, ई कोलाई। ये बहुत कॉमन बैक्टीरियम है, आप सब जानते हो। एस्केरेसिया कोलाई जो है ये बहुत इजीली मिल भी जाता है और इसको साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बहुत इजीली कल्चर भी कर सकते हैं, तो ये बहुत प्रिफर्ड बैक्टीरियम है, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस जो लिया दोस्तों उसका क्या नाम था, T2 फाज। क्या नाम था उसका, T2 फाज, शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम। तो ये टी विन और टी विन सीरीज का वायरस है, टेडपोल शेप वायरस है, और आप लोग जानते हो इस तरह से इनकी शेप रहती है। ठीक है, ये इनका एक प्रोटीन कवर है जिसे आप कैप्सिड कहते हो, और अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। ये हम आज के हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि आज की जो नॉलेज है उसके हिसाब से हमने ये एक डायग्राम बनाया टेडपोल शेप। किंतु दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं 1940s और 50s की। उस समय तक ये सब जानकारी हमारे पास नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो सारी चीजें आपको बैकग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया है। अब हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट हम और आप समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। हर्शी एंड चेज ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। आप लोगों को मालूम है कि जो सल्फर है इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। आपको मालूम है प्रोटीन्स में सल्फर होती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर होती है, आप लोगों को मालूम है, मेथियोनिन है और दूसरा क्या है, सिस्टीन। तो अमीनो एसिड से मिलकर के ही प्रोटीन बनती है। तो सल्फर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। किंतु प्रोटीन्स में दोस्तों फास्फोरस नहीं होता, ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। तो उन्होंने एक तो क्या लिया, सल्फर का आइसोटोप लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, और वो कौन सा था, सल्फर 35। नॉर्मल जो सल्फर होती है वो आप लोग जानते हो S32 होती है। तो इस रेडियो एक्टिव जो सल्फर ली उसका जो आइसोटोप था वो कौन सा था, S35। ये आप लोग याद कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा उन्होंने आइसोटोप लिया वो था दोस्तों P32, यानी कि ये फास्फोरस के लिए था और ये सल्फर के लिए था। दोस्तों आपको मालूम है फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए में सल्फर नहीं होती किंतु फास्फोरस होता है, और प्रोटीन्स में सल्फर होती है किंतु फास्फोरस नहीं होता। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे दो आइसोटोप सेलेक्ट किए जो एक ही में मिले दूसरे में ना मिले। एक बार एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल इस वजह से नहीं किया, इसको सीधा सा आप समझ लीजिए, कि नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ बोथ दी सब्सटेंसेस। नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन्स ऑल्सो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन डीएनए। तो हमें यह नहीं पता लग पाएगा कि रेडियो एक्टिविटी को ट्रांसफर कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रही है या डीएनए कर रहे हैं। तो सारा एक्सपेरिमेंट ही हमारा खराब हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे आइसोटोप्स को लेना है जो केवल एक में मिले दूसरे में ना मिले। तो सल्फर के लिए प्रोटीन्स, याद रखिएगा इस बात को, और डीएनए के लिए फास्फोरस। कौन सा लिया, रेडियो एक्टिव। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि इस रेडियो एक्टिविटी को हमें इस बैक्टीरियोफाज के अंदर एंटर कराना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। पहला जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि इस रेडियो एक्टिविटी को, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इन्हें हमें बैक्टीरियल सेल के, सॉरी इस वायरस के अंदर, जो आपका T2 वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, इसके अंदर एंटर कराना है। ये आप कैसे कराओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस जो है ये मल्टीप्लिकेशन कहां करेगा, डायरेक्ट तो कल्चर मीडियम में कर नहीं सकता, ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ही करेगा। और वो बैक्टीरियल सेल कौन सी है दोस्तों, हमारी ई कोलाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं यहां पर आपको बना देता हूं कि दो तरह के आपको कल्चर मीडियम बनाने हैं। एक कल्चर मीडियम है हमारा 1, और इसी तरह से दूसरा हमारा कल्चर मीडियम है, ये 1 है हमारा दोस्तों, ये 2 है हमारा। इस कल्चर मीडियम की क्या खास बात है दोस्तों, इसमें S35 प्रेजेंट है। इस कल्चर मीडियम में जितनी भी सल्फर का सोर्स है दोस्तों, वो कौन सी वाली सल्फर है, S35। ये हमने कल्चर मीडियम के अंदर जो कंपोनेंट्स डाले हैं उसमें S35 ली हुई है। इसी तरीके से दोस्तों कल्चर मीडियम जो 2 है हमारा, इसमें हमने जो लिया है वो है P32, यानी कि फास्फोरस का जो रेडियो आइसोटोप से वो लिया है, और यहां सल्फर का रेडियो आइसोटोप हमने लिया है, ठीक है। अब इस मीडियम में दोस्तों हमने क्या डाला, ई कोलाई। इसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों, ई कोलाई। और ई कोलाई डालने के बाद दोस्तों फिर हमने इसमें क्या डाला, इसमें हमने T2 फाज डाला। क्या डाला, इसमें भी T2
फाज डाला। अब वो T2 फाज जो इस इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा और इसके अंदर जाकर के अपना कल्चर करेगा, तो दोस्तों ये अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए या अपनी प्रोटीन बनाने के लिए जो सल्फर लेगा वो कहां से लेगा? मीडियम से ही तो लेगा ना। तो जब कल्चर हो जाएगा, बैक्टीरिया की बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, तो उन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आपको फाज के भी पार्टिकल बनते हुए दिखाई देंगे। उन सेल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज भी मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे, क्योंकि सोर्स जो सल्फर का है वो मीडियम के ही थ्रू आएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाज पार्टिकल हमें रिकवर होंगे कल्चर मीडियम से, कल्चर के बाद, उन सभी के अंदर जो सल्फर है वो सारी की सारी अब रेडियो एक्टिव हो चुकी है, यानी कि इस वाले आइसोटोप से रिप्लेस हो चुकी है। यानी कि जहां जहां सल्फर होगी वो सब S35 होगी, ठीक है। तो ऐसे फाज पार्टिकल हमें प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो ये कौन से हो गए? T2 फाज विथ S35, यानी कि आपको जो फाज मिलने चाहिए थे वो मिल चुके हैं, जो कि S35 से लेबल्ड हो चुके हैं। क्लियर? इसी तरीके से दोस्तों इस कल्चर मीडियम से जो आपको फाज मिलेंगे वो कौन होंगे? T2 फाज होंगे विथ P32, यानी कि ये वाले जो फाज हैं दोस्तों ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल्ड हो चुके हैं, और ये वाले जो फाज हैं ये रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दो तरीके के फाज मिल चुके हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ लीजिए इसको, एक बार स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, तसल्ली से आप बैठ करके इस चीज को पूरी से सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अब तक दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो हमारा पहला पर्पस है। इसमें अभी कोई टेक्निकल बात नहीं है, केवल इतना है कि जो हमें दो तरीके के फाज ऑब्टेन करने थे, एक वो बैक्टीरियोफाज को शॉर्ट में मैं फाज बोल रहा हूं, पहले वो बैक्टीरियोफाज जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है, दूसरे वो फाज जिनके अंदर फास्फोरस रेडियो एक्टिव है, किंतु इनके अंदर सल्फर नॉर्मल है और इनके अंदर फास्फोरस नॉर्मल है। क्लियर? चलिए दोस्तों अब आगे की बात को समझते हैं। अब आपके पास दो तरीके के फाज हैं, यानी कि T2 विथ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, S35, ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। और दूसरा जो दोस्तों है हमारे पास वो है T2P32। तो ये दो तरीके के फाज आपके पास हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया कि फ्रेश इकोलाई ली, यानी कि बिल्कुल 100% नॉर्मल इकोलाई का बैक्टीरियम है, ठीक है ना, उसके अंदर इन्फेक्शन कराया इन फाजेस से, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम बैक्टीरियोफाज किसको इन्फेक्ट करेंगे? बैक्टीरियल सेल को। वो हमारी कौन सी है दोस्तों? इन्फेक्शन कराया फ्रेश इकोलाई। इसी तरह से दोस्तों इस वाले फाज को भी इन्फेक्शन कराया हमने एक दूसरे मीडियम में, जिसमें भी फ्रेश इकोलाई प्रेजेंट है। तो दो कल्चर मीडियम दोस्तों बिल्कुल हमने फ्रेश लिए हैं। इसमें बिल्कुल फ्रेश इकोलाई की बैक्टीरियल सेल है, इसमें भी फ्रेश इकोलाई की बैक्टीरियल सेल है, और इसमें हमने T2 फाज डाला S35 वाला, और इसमें डाला हमने फास्फोरस 32 वाला। ये बात आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों यहां आपको समझना है कि जैसे ये बैक्टीरियल सेल है मान लेते हैं, तो जब फाज पार्टिकल इन्फेक्शन अपना करता है तो वो कैसे करता है कि इसका जो कवर है, बाहर की जो कैप्सिड है दोस्तों, ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहां से जो जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों, अभी हमें पता नहीं है कि ये डीएनए है या प्रोटीन है, ये बात हमें नहीं पता है। तो ये जो दोस्तों जेनेटिक मटेरियल है ये इंजेक्ट कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। ये जो बाहर का जितना भी कवर है ना दोस्तों जेनेटिक मटेरियल के अलावा, ये के बाहर का बाहर ही रह जाता है, ये अंदर नहीं जाता बैक्टीरियल सेल के। यानी कि अंदर कौन गया है? केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल गया है, और ये जेनेटिक मटेरियल होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। और फिर कल्चर जब हम कराएंगे तो अंदर से नए फाज के पार्टिकल्स बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो बाहर का जो पोर्शन है कैप्सिड, ये बाहर का बाहर ही रह जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा। तो क्या किया दोस्तों हमने कि जब इकोलाई का इनको हमने जब इन्फेक्शन कराया, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन कराने के बाद हमने क्या किया? मीडियम को ब्लेंडर में डाल करके एजिटेट किया, मतलब हिलाया बहुत कस के, उसको मूव कराया। उससे क्या होता है दोस्तों? ये जो बाहर का जितना पोर्शन है ये सारा का सारा हट जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो अभी प्रोटीन का बना हुआ है और बाद में हमें ये प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। तो केवल हमारा जो पर्पस था दोस्तों वो था इन्फेक्शन कराना, यानी कि अंदर जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाना। और ये जेनेटिक मटेरियल अभी तक हमको नहीं पता है कि डीएनए या आरएनए, ये भी याद रखिएगा। तो हमने जेनेटिक मटेरियल अंदर पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद ब्लेंडिंग की, कल्चर मीडियम की एजिटेशन किया,
इसको भी एजिटेट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो फ्रेश जो इकोलाई की जो सेल थी उसको रिकवर कर लिया जिसके अंदर फाज का इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इस इकोलाई की सेल को कल्चर कराया, इसको भी कल्चर कराया, और कल्चर कराने के बाद दोस्तों इस कल्चर के दौरान जो इन्फेक्शन अंदर गया है फाज का वो भी तो अपना काम करेगा, तो नए फाज पार्टिकल बना देगा, यानी कि नए वायरसेस जो हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाएंगे, इधर भी बनेंगे इधर भी बनेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर जो फाज पार्टिकल बनेंगे और इसके अंदर भी फाज पार्ट वायरसेस जो हैं बनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको यह याद रखना है कि सेल के अंदर क्या चीज गई थी, केवल जेनेटिक मटेरियल ही तो गया था ना। तो याद करिए कि यदि जेनेटिक मटेरियल सल्फर मतलब यानी कि प्रोटीन है, मानते हैं कि एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद थी, आपको मालूम है ना। तो ये जितने भी फाज वायरसेस होंगे आप लोग समझ लीजिए इनके अंदर आपको रेडियो एक्टिव सल्फर मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। और इसी तरीके से यदि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो ये जो फाज वायरसेस होंगे, ठीक है, इनके अंदर आपको रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर बताता हूं कि ये दोनों जो फाज थे इनका इंफेक्शन हमने इकोलाई की सेल में कराया, ये फ्रेश इकोलाई की नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, एजिटेशन के द्वारा जो बाहर का कैप्सिड वगैरह जो मटेरियल था उसको हमने अलग कर दिया, रिमूव ऑफ कर दिया। अब हमारे पास केवल इकोलाई की सेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फाज का इंजेक्ट हो चुका है। ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका है दोनों सेल्स में। इन सेल्स को हमने कल्चर कराया, फर्दर आगे ग्रो कराया। इस ग्रोथ से क्या हुआ कि सेल के अंदर नए बैक्टीरियोफाजेस बन जाएंगे, नए नए वायरसेस बन जाएंगे। अब ये जो नए वायरस जो बनेंगे दोस्तों, इन वायरसेस में आपको रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए। ठीक है ना, यदि जेनेटिक मटेरियल सल्फर है रेडियो एक्टिविटी सल्फर के थ्रू जाएगी, यदि रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन है तो सल्फर वाली रेडियो एक्टिविटी आपको मिलेगी। किंतु यदि रेडियो एक्टिव ये जो जेनेटिक मटेरियल है यदि वो डीएनए है तो रेडियो एक्टिविटी आपको दोस्तों फास्फोरस की मिलेगी। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब इन दोनों फाज वायरसेस को हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए दोस्तों चेक किया। ठीक है, तो आपको जान करके अच्छा लगेगा कि ये वाले जो फाज वायरसेस थे इसके अंदर आपको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, किंतु इन वाले फाज वायरसेस में आपको रेडियो एक्टिविटी मिली, रेडियो एक्टिविटी फाउंड। अब रेडियो एक्टिविटी क्योंकि इन वाले फाज वायरसेस में मिली दोस्तों, तो ये किससे आई, ये P32 से ही तो आई, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल अंदर गया था उसमें P32 प्रेजेंट था। और P फास्फोरस यानी कि किसका कंपोनेंट है आपको मालूम है, डीएनए का कंपोनेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन्स में नहीं होता, तो इसीलिए वो डीएनए के ही थ्रू गई। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल था दोस्तों वो क्या था, डीएनए था, ना कि प्रोटीन्स। यदि वो प्रोटीन्स होती तो सल्फर भी रेडियो एक्टिव आपको मिलनी चाहिए थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों इसने बिल्कुल 100% इस बात को क्लियर कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो हमारा प्रोटीन नहीं है।